A very warm good morning to all. Welcome back to the classes. And as you know, we were on to the chapter number 1, lesson number 1, the advent and expansion of British power in India. कैसे इंडिया में ब्रिटिश पावर का एक्सपेंशन हुआ. लाइक मुगल्स थे, उसके पहले किंग्स एंड क्वींस हुआ करते थे, बट 1947 में हम आज़ाद किससे हुए? ब्रिटिश रूल से. सो ब्रिटिश रूल इंडिया में स्ट्रेंथन कैसे हुआ, एक्सपांड वो कैसे हुआ, कैसे वो बढ़ा, किसको हराया, एंड कैसे विदेशियों का इंडिया पर धीरे धीरे आधिपत्य जमा, हाउ दे केम हियर एंड दे सेटल डाउन, एंड नॉट ओनली ब्रिटिशर्स बट डिफरेंट कंट्रीज whoever came here, the people of whichever country came here, we are going to study about those countries कि उन्होंने कैसे यहाँ पर अधिकार जमाया. So very first we have understood, I think, which was Portuguese people in India. I talked about the Vasco da Gama was the first person who discovered the sea route to India, and before that land route was discovered by the Alexander, जिसको हिंदी में सिकंदर महान कहा जाता है. So he discovered the land route, and sea route was discovered by Vasco da Gama in 1498. So Calicut नाम की जगह जो केरला में है, वहाँ पर वो सबसे पहले समुद्री रास्ते से आए थे. And he was also welcomed by one of the king, Jamorin. Okay, so this was about Portuguese people, and now we are going to understand the Dutch in India. So the Dutch people, actually they were the residents of Holland. You know the Holland country? Yes, the people of Holland are known as the Dutch. So the Dutch East India Company was formed in 1602 in Holland for trading with India. So इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए 1602 में एक कंपनी बनी जिसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी. एंड इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर ट्रेड इन इंडिया, यानी कि इंडिया के ट्रेड पर एक अधिकार जमाना वो चाहते थे. एंड इसी कारण से इनके बीच में और पोर्टुगीज़ के बीच में फिर लड़ाई हुई, एंड पोर्टुगीज़ वर डिफीटेड. यस, पोर्टुगीज़ पीपल को डच लोगों ने हरा दिया ताकि यहाँ पर वो अकेले व्यापार कर पाए. सुन आफ्टर डच established trading houses in Coromandel coast, गुजरात, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन एरियाज़ पर उन्होंने अपना आधिपत्य बहुत जल्दी जमा लिया. एंड देन द फर्स्ट फैक्ट्री केम अप एट मछलीपत्तनम एक कोस्टल एरिया इंडिया का, वहाँ पर उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री बनाई. एंड द डच ट्रेडेड चीफली इन स्पाइसेस. किस चीज़ में वो ट्रेड करते थे, किसका व्यापार करते थे? इन स्पाइसेस, इंडिगो, रो सिल्क, लेड, राइस एंड ओपियम. ये मेन चीज़ें थी जिसका वो व्यापार इंडिया में किया करते थे. एंड द मेन डच फैक्ट्री वॉज एट पुलिकट में सबसे इम्पॉर्टेंट मेन फैक्ट्री उनकी हुआ करती थी, जहाँ पर उन्होंने गोल्ड कॉइन्स बनाए थे. लाइक हमारे बीएनपी में जो नोट्स छपते हैं, पहले वैसे कॉइन्स बनते थे, गोल्ड कॉइन्स, जिसको बोला जाता था पगोडा. सो दिस पगोडा वॉज द गोल्ड कॉइन इश्यूड बाय द डच पीपल इन इंडिया. एंड यह करेंसी थी एक्चुअली, वो सिर्फ रिजर्व करने के लिए नहीं हुआ करती थी, ये करेंसी थी गोल्ड कॉइन्स. Then the entry of British East India Company proved to be a fatal blow for Dutch in India. So British East India Company जैसे ही 1600 में इंडिया में एंट्री उसने ली, it proved to be fatal for these peoples. Which people? The Dutch people. क्यों? Because the British East India Company also wanted to trade in India. And जैसे पहले पोर्टुगीज और डच का कॉलिजन हुआ, वॉर हुआ, डच लोगों ने पोर्टुगीज को हटा करके अपना अधिकार जमाया, वैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, वो इंडिया में आई और उसने डच पीपल को हराया एंड अपना आधिपत्य धीरे धीरे जमा लिया. एंड दे बिकेम द सुप्रीम पावर इन ट्रेड इन इंडिया. सो इंग्लिश एंड डच पीपल फॉट अ बैटल एट बेदरा इन 1759 एंड डच वर डिफीटेड. और उनकी आर्मी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उनके बिजनेस को भी उसी कारण से बड़ा नुकसान हुआ. एंड धीरे धीरे डच ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार इंडिया में ख़त्म हुआ. सो लेट अस टॉक अबाउट द इंग्लिश इन इंडिया. इंग्लिश मीन्स द ब्रिटिशर्स. सो जस्ट लाइक द अदर यूरोपियन नेशंस, इंग्लिश वॉज ऑल्सो कीन टू हैव ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया. इंडिया के साथ वो ट्रेड करना चाहते थे जैसे कि दूसरी कंट्रीज करना चाहती थी.
So the leading capitalist in Britain formed the East India Company on 31st of December 1600. So ब्रिटिशर्स का जो पावर था इंडिया में वो डायरेक्ट आकर के उन्होंने किसी राजा को हरा करके नहीं, अधिपत्य नहीं जमाया. वॉट दे डिड, दे केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब, जब औरंगजेब सेंट्रल पावर हुआ करता था, एंड औरंगजेब से परमिशन लेकर के वो ट्रेड करने के लिए इंडिया में एंट्री लेते हैं. एंड देन आई वुड लाइक टू ऐड दैट वो कोई फोर्सेस नहीं थी, रानी राजा महाराजा ये नहीं थे, वो एक कंपनी के रूप में यहाँ पर आए थे जस्ट फॉर ट्रेड. सो एक कंपनी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको 1600 में इस्टेब्लिश किया गया था. क्वीन एलिजाबेथ ने इंग्लैंड की तरफ से 15 ईयर्स को उसको मोनोपोली दी थी, यानी कि इंग्लैंड की तरफ से एकमात्र कंपनी इंडिया में व्यापार करेगी. इसके अलावा ब्रिटिश की यानी कि इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी इंडिया में व्यापार नहीं कर सकती, ऐसा वहाँ की महारानी ने पावर दिया था, विच इज़ नॉन एज मोनोपोली. ओके, सो ये पावर मिलने के बाद वो इंडिया में आए, एंड द मुगल एम्परर जहांगीर से उनको परमिशन मिली, एंड दैट्स वाई इन 1608 हॉकिंस रीच्ड इन इंडिया. सो जो ब्रिटिश शिप के कैप्टन थे हॉकिंस, वो इंडिया में पहुंचे जहांगीर के रूल के समय. मीनवाइल देयर वर सम पीपल, द फ्रेंच. तो इंग्लिश पीपल का फ्रेंच लोगों से भी सामना हुआ. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द फ्रेंच पीपल ऑल्सो. सो द इंडो ओरिएंटल कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1664 इन फ्रांस फॉर ट्रेडिंग विथ इंडिया. जस्ट लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंग्लिश पीपल, फ्रेंच पीपल ने अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम था इंडो ओरिएंटल कंपनी, एंड ये भी इंडिया में व्यापार करने के लिए बनी थी. अ फ्रेंच डेलीगेशन अंडर फ्रांसिस कैरन सेट आउट फॉर इंडिया इन 1667 एंड दे एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फ्रेंच ट्रेडिंग सेंटर एट सूरत इन 1668. तो 67 में वो वहाँ से निकले ताकि वो यहाँ पर व्यापार कर पाए. डेलीगेशन लेकर के निकले थे, डेलीगेशन मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, एंड सून इन 1668 सूरत में उनका पहला ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश हो भी गया. देयर आफ्टर द फ्रेंच सेट अप trading centers at Machilipatnam in 69, Pondicherry in 73, and Chandranagar in Bengal between 1992. So the French company built Fort Louis at Pondicherry for war defense. Now because इनको इतने साल हो चुके थे इंडिया में, so पॉलिटिकली भी सुप्रीमेसी चाहिए थी, इसलिए इनके जो सोल्जर्स थे उन्होंने धीरे धीरे अपने कुछ एरियाज़ को अपने अंडर में सिक्योर करना स्टार्ट किया, और वो इंडिपेंडेंट रूलर वहाँ के बन गए. इसलिए फोर्ट भी एक बनाया जिसका नाम था फोर्ट लुइस, विच इज़ एट पोंडिचेरी. नाउ दे फोकस्ड ओनली इन मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग इन इंडिया. फ्रेंच गवर्नर Dupleix took decisive steps. Dupleix's effort for strengthen French hold in India started rivalry between British East India Company and French. And French had to suffer defeat in the war, and ultimately they started picking up from India. So British people से इनकी rivalry हुई, and because of that इनको वहाँ से पीछे हटना पड़ा, and Britishers became the supreme traders and rulers in India. Okay, now जैसे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर इंडिया में बढ़ा, सो मुगल एम्पायर के लिए वो खतरा साबित हुआ, बिकॉज द ब्रिटिशर्स बिकेम द सेंट्रल पावर इन इंडिया. इन 1526 Babur came to India and he established the Mughal Empire in India and also gained the stability and earned fame, यानी कि नाम और शोहरत सभी उन्होंने कमाया और काफ़ी बड़ा एरिया अपने राज के अंदर मिलाया. बट जैसे ही एम्परर औरंगजेब की डेथ हुई 1664 के बाद, मुगल एम्परर धीरे धीरे ख़त्म होने लगा. द सक्सेसर्स यानी कि उनके जो बाद में वंश में जो अगले राजा हुए वो थोड़े से कमज़ोर थे, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एबिलिटी मुगल एम्पायर केम टू एन एंड एंड इट बिकेम just like Kathputli in hands of the other rulers.
एंड हु आर द मेन सेंट्रल रूलर्स एट द टाइम? द ब्रिटिशर्स. यस, ब्रिटिशर्स मेन पावर हुआ करते थे. सो धीरे धीरे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया. एंड वाई? बिकॉज पहले वेरी फर्स्ट कंडीशन, वेरी फर्स्ट रीज़न वॉज द वीक सक्सेसर्स, यानी कि जो राजा आए थे वो धीरे धीरे कमज़ोर राजा आए, एबिलिटी नहीं थी. सेकेंड थिंग्स, जो ज़मींदार या आमिर उस समय हुआ करते थे जिनके अंडर में पावर दिया जाता था राजा के द्वारा, वो खुद पावरफुल हो गए एंड दैट्स वाई राजा की नहीं सुनते थे. एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो द मुगल एम्परर्स बिकम वेरी वीक. एंड इसी वीकनेस का फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दिस, many states like Bengal, Hyderabad, Awadh, Punjab, Bharatpur and the region from Pune, Gwalior headed by the Marathas. तो मराठास के अंडर का जो एरिया था एंड देन मैसूर एंड कर्नाटक ऑल्सो बिकेम फुली इंडिपेंडेंट. तो ये धीरे धीरे सारे एरियाज़ मुगल्स के हाथ से निकल करके अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन चुके थे. एंड दिस स्टेट्स ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर. Attacks from rulers like Nadir Shah from Iran, Afghan ruler Ahmad Shah Abdali sounded the death knell for the Mughal Empire. So जो बाहर के अटैक्स हुए, लाइक नादिर शाह जो ईरान से था उसने अटैक किया, देन अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया एंड धीरे धीरे मुगल एम्पायर को डैमेज करना स्टार्ट किया. एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्रिटिश टुक फुल एडवांटेज ऑफ दिस पॉलिटिकल चाउज एंड क्राइसिस. सो पॉलिटिकल चाउज एंड क्राइसिस यानी कि उनके पास अच्छा मौका था आपस में लड़ने का. उन्होंने आपस में लड़ना भी स्टार्ट किया एंड जो फॉरेन इन्वेडर्स थे वो भी मुगल एम्पायर को नुकसान पहुंचा रहे थे. डेफिनेटली इस कंडीशन का फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया एंड दे बिकेम द सेंट्रल पावर ऑफ इंडिया. सो दैट्स इट फॉर टुडे. टुमारो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू.